कल्पना कीजिए, साल 2014, भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी। जीडीपी है कोई $2 ट्रिलियन। देश में मतलब ऊर्जा है, लोग हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। बिल्कुल। और फिर एक बड़ा वादा किया जाता है कि 10 सालों में देश को बदल देंगे। सच कहूं तो उस वक्त कई लोगों को शक था इस पर। होना ही था। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो हुआ है वो किसी आर्थिक कहानी के एक बड़े ट्विस्ट जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि क्या क्या हुआ, वो एक दिलचस्प पैटर्न दिखाते हैं। पैटर्न? कैसा पैटर्न? कि ये सारे बड़े बदलाव, चाहे वो टैक्स से जुड़े हों या टेक्नोलॉजी से, ये अलग थलग नहीं थे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे किसी बड़ी मशीन के पुर्जे। अच्छा। जैसे जनधन योजना के तहत जो करोड़ों बैंक खाते खुले, वो बाद में नोटबंदी के बाद जो डिजिटल पेमेंट की क्रांति हुई, उसका आधार बन गए। एग्जैक्टली। आज हम इन्हीं कनेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हर बिजनेस, हर दुकान, हर आम इंसान की जिंदगी को छूती है। मेरा मतलब है टैक्स। मुझे याद है 2017 से पहले भारत में बिजनेस करना एक भूल भुलैया जैसा था। हाँ? हर राज्य का अपना अलग टैक्स, कहीं वैट, कहीं सर्विस टैक्स, कहीं एक्साइज ड्यूटी, चुंगी, अरे लिस्ट खत्म ही नहीं होती थी। ये सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं थी, ये बिजनेस के लिए एक स्पीड ब्रेकर था। सोचिए, एक ट्रक अगर दिल्ली से सामान लेकर बेंगलुरु जा रहा है, हाँ? तो उसे रास्ते में कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा, और हर बॉर्डर पे अलग नियम, अलग कागजात, अलग टैक्स। मतलब लॉजिस्टिक्स का खर्च तो आसमान छूता होगा। और पूरा देश एक सिंगल मार्केट की तरह काम ही नहीं कर पाता था। हर राज्य अपनी अपनी छोटी अर्थव्यवस्था जैसा था। और फिर 2017 में आया वो बड़ा धमाका, जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर। एक देश एक टैक्स। ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, इसे लागू करना तो एक नाइटमेयर रहा होगा ना। रातों रात इतने सारे टैक्स हटाकर एक सिस्टम लाना। ओ बिल्कुल, ये कोई आसान काम नहीं था। स्रोत साफ बताते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। हाँ, मुझे याद है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को ये नया सिस्टम समझने में, नए सॉफ्टवेयर अपनाने में बहुत दिक्कतें आईं। कई महीनों तक तो कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना ही एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना रहा। इसे एक टैक्स क्रांति कहा गया, और कोई भी क्रांति बिना शुरुआती उथल पुथल के नहीं होती। तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब इतनी मुश्किल उठाकर ये क्यों किया गया? लॉन्ग टर्म फायदा। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो ये थी कि भारत पहली बार सही मायनों में एक आर्थिक इकाई बना। अच्छा। अब उस ट्रक ड्राइवर को हर बॉर्डर पर रुकने की जरूरत नहीं थी। लॉजिस्टिक्स तेज हो गया, लागत कम हुई, और क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया। हाँ, हर लेन देन रिकॉर्ड होने लगा, तो टैक्स चोरी करना भी मुश्किल हो गया। इससे सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा और पूरी अर्थव्यवस्था में एक पारदर्शिता आई। तो हाँ, शुरुआत में दर्द हुआ, लेकिन स्रोतों के अनुसार इसने एक मजबूत और एकीकृत बाजार की नींव रखी। अच्छा, तो जीएसटी ने पूरे देश को एक बड़ा मार्केट बना दिया, जिससे व्यापार करना पहले से आसान हो गया। जी। लेकिन सिर्फ व्यापार करने से क्या होता है अगर आपके पास उस मार्केट में बेचने के लिए अपना बनाया हुआ सामान ही ना हो? मुझे लगता है यहीं से मेक इन इंडिया का आइडिया आया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये अगला लॉजिकल कदम था। मेक इन इंडिया का नारा सिर्फ ये नहीं था कि आओ भारत में फैक्ट्री लगाओ। तो फिर क्या था? इसके पीछे की सोच गहरी थी। उद्देश्य था कि भारत सिर्फ एक असेंबली हब ना बने, बल्कि एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो। मतलब यहाँ सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल ना हो, बल्कि उनकी स्क्रीन, उनकी बैटरी, उनके चिप्स भी बनने लगे। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक अच्छा नारा था या जमीन पर कुछ बदला भी? क्योंकि ऐसे नारे तो हम पहले भी सुनते आए हैं। नहीं, इस बार असर दिखा। आंकड़े बताते हैं कि इस पहल के बाद अरबों डॉलर का विदेशी निवेश यानी एफडीआई भारत में आया। अच्छा। सबसे बड़ा उदाहरण है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 10 साल पहले हम लगभग सारे स्मार्टफोन आयात करते थे। सही बात है। आज दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड भारत में फोन बना रहे हैं, और अब बात सिर्फ बनाने तक नहीं है, भारत से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। यही कहानी ऑटोमोबाइल और फार्मा सेक्टर में भी दोहराई गई। और रक्षा क्षेत्र का भी जिक्र है स्रोतों में। वो एक ऐसा एरिया था जहां हम लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर थे। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है।
अब भारत न सिर्फ अपनी सेना के लिए हथियार और उपकरण बना रहा है, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहा है। वाह! ये दुनिया के बाजार से दुनिया की फैक्ट्री बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन हाँ, ये कहना कि हम चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट से पूरी तरह मुकाबला कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी होगी। सफर लंबा है पर दिशा सही है। ठीक है, तो टैक्स सुधरा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने शायद देश में सबसे ज्यादा बहस और हलचल पैदा की। मैं नोटबंदी की बात कर रहा हूं। 2016 से पहले की दुनिया याद है। हर जगह कैश, 90% से ज्यादा लेन देन नकद में होता था। और उस कैश का एक स्याह पक्ष भी था, वो था काला धन, यानी ब्लैक मनी। वो पैसा जिसका कोई हिसाब नहीं, जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था की तरह था जो देश को अंदर से खोखला कर रहा था। हमारे स्रोत बताते हैं कि आतंकवाद की फंडिंग और दूसरे गैर कानूनी कामों में भी इसी बेहिसाब कैश का इस्तेमाल होता था। और फिर 8 नवंबर 2016 की वो रात आई, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। पूरे देश में जैसे भूचाल आ गया। हाँ, मुझे आज भी बैंकों के बाहर लगी वो मीलों लंबी कतारें याद हैं। ये एक बहुत बड़ा शौक था। यकीनन। और यहाँ पर स्रोत भी एकमत नहीं है। वो इस फैसले के 3 मुख्य उद्देश्य बताते हैं: काले धन पर हमला, जाली नोटों को खत्म करना और लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ धकेलना। लेकिन इसके जो इमीडिएट इफेक्ट्स थे वो बहुत गंभीर थे। कैश पर निर्भर छोटे कारोबार, दिहाड़ी मजदूर, किसान, असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। अर्थव्यवस्था की रफ्तार कुछ समय के लिए थम सी गई थी। तो क्या ये एक कामयाब फैसला था? क्या स्रोत इस पर कोई निर्णायक राय देते हैं? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। अगर आप पूछें कि क्या सारा काला धन खत्म हो गया, तो इसका जवाब शायद नहीं है। अच्छा। इस पर आज भी अर्थशास्त्रियों में बहस जारी है। लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और वो था भारत का डिजिटल पेमेंट सुपर पावर बनना। वो कैसे? जब लोगों के हाथ में कैश नहीं था, तो मजबूरी में ही सही उन्होंने डिजिटल तरीकों को अपनाना शुरू किया। और यहीं पर यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक हीरो की तरह उभरा। 100 अरब, क्या मैं ये सही सुन रहा हूं? हमारे स्रोत कहते हैं कि भारत में एक साल में 100 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। जी, 100 अरब से ज्यादा। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। मतलब दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा। ये कैसे संभव हुआ सिर्फ 7-8 सालों में? ये वाकई एक क्रांति है। मुझे याद है, मैं एक बार किसी छोटे से गांव में थी और वहां चाय की दुकान पर भी क्यूआर कोड लगा देखकर हैरान रह गई थी। हाँ, ये तो हर जगह है अब। तब मुझे समझ आया कि ये बदलाव सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों तक सीमित नहीं है। ये वाकई पूरे देश में हुआ है। नोटबंदी ने जो खालीपन पैदा किया था, यूपीआई जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ने उसे न सिर्फ भरा, बल्कि एक ज्यादा कुशल और पारदर्शी सिस्टम बना दिया। तो जो कैश की मजबूरी थी, वो डिजिटल आदत बन गई। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक बड़ा झटका, एक संकट, एक अप्रत्याशित अवसर को जन्म दे सकता है। और इसी मजबूती और आत्मनिर्भरता की बात को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया। आप सप्लाई के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। बिल्कुल। जब देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, जब शिपमेंट रुक गई, तब सबको समझ आया कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। यहीं से आत्मनिर्भर भारत का विचार एक राष्ट्रीय मिशन बन गया। लेकिन क्या इसका मतलब दुनिया से कट जाना था? नहीं, यही समझना जरूरी है। इसका मतलब दुनिया से कटना नहीं था, जैसा कि पुरानी संरक्षणवादी नीतियों में होता था। तो फिर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था क्षमता का निर्माण। उन जरूरी क्षेत्रों में अपनी ताकत बनाना जहां हम दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट टूल इस्तेमाल किया गया। पीएलआई स्कीम? हाँ, पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये मैंने बहुत सुना है। इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? इसका फंडा बहुत सीधा है। सरकार कंपनियों से कहती है, आप भारत में फैक्ट्री लगाइए, आप पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा माल बनाइए और बेचिए, और उस अतिरिक्त बिक्री पर हम आपको एक तरह का कैशबैक या इंसेंटिव देंगे। अच्छा, तो प्रोडक्शन बढ़ाने पर इनाम? बिल्कुल। इससे कंपनियों को भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का सीधा सीधा वित्तीय फायदा मिलता है। ये मेक इन इंडिया को सुपरचार्ज करने जैसा था। और इसका फोकस किन क्षेत्रों पर था? बहुत रणनीतिक तरीके से चुने गए क्षेत्रों पर, जैसे सेमीकंडक्टर, जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होते।
सही। एडवांस्ड बैटरीज जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी के भविष्य के लिए जरूरी हैं। हाईटेक फार्मा प्रोडक्ट्स, इसका लक्ष्य साफ था, भारत को सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लगता है। टैक्स ठीक हो गया, फैक्ट्रियां लगने लगी, पेमेंट डिजिटल हो गया, लेकिन इन सब हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, जैसे गोंद। और वो गोंद है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसे बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए टूटी फूटी सड़कें हैं तो आपका सारा फायदा वही खत्म हो जाएगा। विकास के लिए कनेक्टिविटी रीढ़ की हड्डी की तरह है। और स्रोतों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेनों की बात हो रही है, नए नए एयरपोर्ट्स। हाँ, पिछले कुछ सालों में इस पे जबरदस्त काम हुआ है। पूरे देश में सड़कों, रेलवे लाइनों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क का एक जाल बिछाया जा रहा है। और इसका सीधा असर बिजनेस पे पड़ता होगा। बिल्कुल। अब एक कंपनी अपनी फैक्ट्री किसी छोटे टियर 2 शहर में भी लगा सकती है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका माल अच्छी सड़कों के जरिए आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच जाएगा। इससे विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश के कोने कोने तक फैलता है। और इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़े नंबरों की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी पहलू आता है। जब किसी दूर दराज के गांव तक पक्की सड़क पहुंचती है तो वहां स्कूल बस और एम्बुलेंस भी पहुंच सकती है। सही बात है। किसान अपनी फसल आसानी से मंडी तक ले जा सकता है। ये सिर्फ आर्थिक विकास नहीं है, ये जीवन को आसान बनाना है। स्रोत बताते हैं कि इन सालों में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और प्रति व्यक्ति आय मतलब ऑन एवरेज हर भारतीय की कमाई भी काफी बढ़ी। और यहीं पर वो डिजिटल क्रांति वाली बात फिर से जुड़ जाती होगी, है ना? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात होती है। हाँ, वो बिना उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के संभव ही नहीं थी। एग्जैक्टली। जनधन योजना से खुले करोड़ों बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन की तिकड़ी जिसे जैम ट्रिनिटी कहते हैं, और यूपीआई की पेमेंट रेल, इन सब ने मिलकर एक ऐसी पाइपलाइन तैयार की जिससे सरकारी मदद और सब्सिडी का पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच सका। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और सिस्टम पारदर्शी बना। ये सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं था, ये जिंदगियां बदलने वाला बदलाव था। तो अगर हम इस पूरी 10 साल की कहानी को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? ये सारे आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। जीडीपी 2 गुनी होकर 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई, हम 10वीं से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत ने अपनी आर्थिक कहानी की स्क्रिप्ट को फिर से लिखा है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। तो क्या है? ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश है जो ज्यादा औपचारिक हो, ज्यादा पारदर्शी हो और ज्यादा मजबूत हो। जीएसटी ने इसे एकीकृत किया, मेक इन इंडिया ने इसे उत्पादन की ताकत दी, डिजिटल क्रांति ने इसे रफ्तार दी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे आपस में जोड़ा। मतलब 2014 का भारत और आज का भारत 2 अलग अलग देश लगते हैं। बिल्कुल। ये एक नया भारत है, तेज, साहसी और डिजिटल। हाँ, हमारे स्रोत ये तो साफ बताते हैं कि भारत ने ये सफर कैसे तय किया। लेकिन भविष्य की ओर देखते हुए एक विचार मन में आता है। क्या? अब लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का है। नींव रखी जा चुकी है, रास्ता साफ दिख रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो रणनीतियां और जो इनोवेशंस हमें यहां तक लेकर आए हैं, क्या वही हमें अगले लेवल पर भी ले जाएंगे? अच्छा सवाल है। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और ऐसी दूसरी नई चुनौतियां जिनके बारे में हम आज शायद सोच भी नहीं रहे हैं, वो इस कहानी के अगले अध्याय को परिभाषित करेंगी। भविष्य का रास्ता शायद बिल्कुल नए विचारों से बनेगा।